जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग घटना चक्र का जो न्यू बीपीएससी का बुक आया है उसका रिवीजन करेंगे। पहले जिस तरह रिवीजन कराए थे उसी तरह इस वीडियो के माध्यम से भी 2026 का जो घटना चक्र का बुक है उसका भी रिवीजन किया जाएगा। हमें सिर्फ क्वेश्चन नहीं कराते हैं क्योंकि मेरा उद्देश्य रहता है कि बुक के साथ साथ जो व्याख्या दिया रहता है उसका भी रिवीजन किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं लोग। हम लोग सबसे पहले भारतीय इतिहास से शुरुआत करेंगे लोग, और भारतीय इतिहास में सबसे पहला टॉपिक आता है प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास से शुरुआत होगा, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। जो भारत है उस वहाँ पे पशुपालन के कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो इसका जो साक्ष्य है वो मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है? मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। भारतीय उपमहाद्वीप में पशुपालन एवं कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ पे है? तो यह पाकिस्तान में। कहाँ पे? पाकिस्तान में। पाकिस्तान से प्राप्त हुआ है। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है। कौन सा स्थान है? तो लहुरा देव है। यानी कि जो लहुरा देव है यह किस आधार पे बताया गया है? तो यह नवीनतम खोजों के आधार पे बताया गया है। यानी कि जब ये लहुरा देव का खोज नहीं हुआ था तो उससे पहले मेहरगढ़ ही था। यहाँ से यानी कि लहुरा देव से 8,000 ईसा पूर्व से लगभग 7,000 से लगभग 7,000 ईसा पूर्व तक के मध्य चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। जो लहुरा देव से साक्ष्य प्राप्त हुआ है कृषि का, वहां से किसका साक्ष्य मिला है? तो वहां से चावल का साक्ष्य मिला है। उल्लेखनीय है कि इसे नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ था। क्या था? मेहरगढ़ था इससे पहले। यहाँ से गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। मेहरगढ़ से किसका साक्ष्य मिला है? तो मेहरगढ़ से गेहूं का साक्ष्य मिला है। जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोल्डीवा कहाँ पे है? तो बेलन नदी घाटी तट प्रयागराज जनपद को माना जाता है। यानी कि कोल्डीवा कहाँ पे? तो ये भी उत्तर प्रदेश में है। और यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है? तो यहाँ से प्राचीनतम चावल के साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कोल्डीवा से क्या प्राप्त हुआ है? तो प्राचीनतम चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो जो ताम्रपाषाण युग है, ताम्रपाषाण युग को कैल्कोलिथिक युग कहा जाता है। ताम्रपाषाण युग को कैल्कोलिथिक युग यानी कि कैल्कोलिथिक पीरियड भी कहा जाता है। जिन संस्कृतियों में तांबे के औजारों के साथ ही पत्थर के बने हुए उपकरणों का प्रचलन मिलता है उन्हें प्रायः ताम्रपाषाणी की संस्कृतियां कहा जाता है। ताम्रपाषाणी की संस्कृतियां किन्हें कहा जाता है? तो जिन संस्कृतियों में तांबे के औजारों के साथ ही पत्थर के बने हुए उपकरणों का प्रचलन मिलता है उन्हें प्रायः ताम्रपाषाणी की संस्कृतियां कहा जाता है। नेक्स्ट है कि प्रथम मानव जीवाश्म में भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? तो यह जो साक्ष्य प्राप्त हुआ था या जीवाश्म प्राप्त हुआ था यह नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ था। कहाँ से प्राप्त हुआ था? नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ था। भारत में मानव जीवाश्म का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी में अवस्थित हथनौरा कहाँ पे है? तो यह सीहोर मध्य प्रदेश में। अभी जो एग्जाम का ट्रेंड चल रहा है यहाँ से जो प्राचीनतम में नगर या नाम है उसी का नाम पूछ दे रहा है कि वर्तमान में ये कहाँ पे है? तो हथनौरा कहाँ पे है? तो सीहोर मध्य प्रदेश में। हथनौरा नामक के पुरास्थल से प्राप्त हुआ है। इसकी खोज भारतीय भूवैज्ञानिक के सर्वेक्षण के जीवाश्म विज्ञानी अरुण सोनकिया द्वारा वर्ष 1982 में की गई थी। यह जो जीवाश्म था इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? तो अरुण सोनकिया के द्वारा की गई थी। और कब की गई थी? तो 1982 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में भीमबेटका स्थल स्थित है? तो जो यह भीमबेटका यह मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। भीमबेटका पूरा स्थल पूर्व पाषाण काल से मध्य ऐतिहासिक काल तक का मानव गतिविधियों का केंद्र रहा है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। यह जो भीमबेटका यह कहाँ पे स्थित है? तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। भीमबेटका की गुफाओं से प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के सैकड़ों नमूने मिले हैं। यहाँ से शैल चित्रों के प्रमुख विषय सामूहिक नृत्य, रेखांकित मानव की रीति, शिकार, पशु पक्षी, युद्ध और प्राचीन मानव के जीवन के दैनिक क्रियाकलापों से जुड़े हैं। अब तक यहाँ लगभग 750 से शिलाश्रय की पहचान की जा चुकी है, जिसमें लगभग 500 चित्र पाए गए हैं। इसमें कितने चित्र पाए गए हैं? तो लगभग 500 चित्र पाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करें और नीचे दिए गए सूचियों को कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करें। तो अगर बात की जाए उतनूर का संबंध किससे हो जाएगा? तो उतनूर का संबंध तेलंगाना से हो जाएगा। यह कहाँ पे है? तो यह तेलंगाना में है। जो चिरांद है यह चिरांद कहाँ पे? तो यह बिहार में है। चिरांद कहाँ पे? यह बिहार में है। गुफ कराल कहाँ पे हो जाएगा? तो जो गुफ कराल है यह कश्मीर में स्थित है। कहाँ पे? कश्मीर में। पयमपल्ली कहाँ पे है? तो यह तमिलनाडु में है। पयमपल्ली कहाँ पे? यह तमिलनाडु में।
इस प्रकार इसका उत्तर की बात किया जाए तो इसका उत्तर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे दिया गया है एक तरफ नौपाषाणी के स्थल दिया गया है और नौपाषाण कालीन स्थल और दूसरे तरफ नौपाषाण कालीन स्थलों के स्थान दिए गए हैं। तो उतनूर उतनूर कहाँ है? तो यह तेलंगाना में है। चिरांद यह बिहार में है। गुफकराल यह कश्मीर में स्थित है और पयमपल्ली यह तमिलनाडु में स्थित है। पयमपल्ली कहाँ पे है? तो यह तमिलनाडु में स्थित है। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटे का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करें। एक तरफ दिया गया है ताम्रपाषाणी के युगीन स्थल और दूसरी तरफ दिया गया है ताम्रपाषाणी युगीन सभ्यता स्थलों की नदियाँ। तो जो आहाड़ है, यह आहाड़ किस नदी के किनारे स्थित था? तो यह जो आहाड़ है यह बनास नदी के किनारे स्थित था। जो कहा था यह काली सिंध नदी के किनारे से संबंधित है। कहा था काली सिंध नदी के किनारे से संबंधित है। और जो सावल्दा है यह ताप्ती नदी सावल्दा किससे संबंधित हो जाएगा? तो यह ताप्ती नदी से संबंधित हो जाएगा और मालवा का संबंध नर्मदा नदी से हो जाएगा। मालवा का संबंध किससे हो जाएगा? नर्मदा नदी से इसका संबंध हो जाएगा। तो अगर इसकी उत्तर की बात की जाए तो इसका उत्तर सी हो जाएगा। फिर से यहाँ पे व्याख्या दिया गया है कि आहार जो था यह बनास नदी के किनारे था। कायथा जो था यह काली सिंध नदी के किनारे अवस्थित था। शावल्दा यह ताप्ती नदी के किनारे अवस्थित था और मालवा जो है यह नर्मदा नदी के किनारे से था। नेक्स्ट लेसन है, उसके बाद इससे बार का जो बुक आया है उसमें चैप्टर वाइज करके दिया गया है। तो उसके बाद ये दूसरा लेसन है सिंधु सभ्यता एवं संस्कृति, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ती है? यानी कि सिंधु सभ्यता को किस युग में रखा गया है? तो इसे आदि ऐतिहासिक काल में रखा गया है। किस काल में रखा गया है? आदि ऐतिहासिक काल में रखा गया है। ऐतिहासिक काल का निर्धारण पठनीय लेखन कला के ज्ञान के आधार पर किया जाता है। किससे कला के ज्ञान पर किया जाता है? तो पठनीय लेखन कला के ज्ञान के आधार पर किया जाता है। लेखन कला के ज्ञान से पहले का कालखंड प्राग ऐतिहासिक एक कालखंड होता है। भारतीय इतिहास में लगभग 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का कालखंड आदि ऐतिहासिक माना गया है। जो आदि ऐतिहासिक का जो काल है यह कब से कब तक माना गया है? तो 3000 ईसा पूर्व से लेकर 6000 ईसा पूर्व तक का माना गया है। सिंधु सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता है, क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो था, यानी कि लिखने का कला तो जानते थे, परंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है। यानी कि यहाँ की जो लिपि थी उस लिपि को अभी तक किसी भी भूवैज्ञानिक के द्वारा या अभी तक किसी भी पर्सन के द्वारा उसे पढ़ा नहीं गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसकी विशेषताओं में बहुत सारी विशेषता थी, जैसे पक्की ईंट से बनी इमारतें भी होती थी। कला और वास्तुकला के क्षेत्र में भी बहुत सारे साक्ष्य देखने को मिलते हैं। तो अगर इसका उत्तर की बात की जाए तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से एक से अधिक इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से एक से अधिक। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। जो सिंधु घाटी थी उसकी प्रमुख विशेषता किसे माना जाता है? तो नगर नियोजन को माना जाता है। यहाँ नगर और कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए जाते थे। पक्की ईंट से बनी इमारतों में मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार व अन्नागार प्रमुख है। इनकी सतह पक्की ईंटों की है। इनकी जो सतह थी स्नानागार व अन्नागार की, तो इनकी सतह कैसी थी? तो पक्की ईंटों की बनी होती थी, जिसमें जिप्सम द्वारा जोड़ा गया है। पक्की ईंटों से निर्मित इमारतें सुनियोजित वास्तुकला, उन्नत व्यापार एवं वाणिज्य इस सभ्यता की प्रमुख विशेषता थे। ध्यातव्य है कि मेसोपोटामिया एवं मिस्र आदि प्राचीन सभ्यताओं की भांति हड़प्पा सभ्यता में पूजा स्थलों के स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिलते हैं। इस प्रकार भारत में प्रथम असली मेहराब का उदाहरण बलबन के मकबरे में दिखा है। तो अतः विकल्प ई सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त में से एक से सही उत्तर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शहर को मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है? तो जो लोथल है इसे मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है। लोथल को किस नाम से जाना जाता है? तो मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है। लोथल प्राचीन हड़प्पा या सिंधु सभ्यता के सबसे दक्षिणी शहरों में से एक है। इसे मिनी हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है। यह आधुनिक गुजरात राज्य में स्थित है। जो लोथल है यह कहाँ किस राज्य में अवस्थित है वर्तमान में? तो यह गुजरात में अवस्थित है। इनका प्रारंभिक उत्खनन प्रोफेसर एस राव के निर्देशन में हुआ था। यानी कि लोथल का उत्खनन किसके द्वारा किया गया था? तो प्रोफेसर एस राव के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो जो लोथल था यहाँ पे बंदरगाह का साक्ष्य मिला है। लोथल में किसका साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो बंदरगाह का साक्ष्य मिला है। हड़प्पीय नगर लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह भोगवा नदी के किनारे स्थित है।
यह एक हड़प्पा कालीन बंदरगाह था, जहाँ से गोदीवाड़ा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। गोदीवाड़ा का मतलब भी वही हुआ, यानी कि यह बंदरगाह था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है। यहाँ से पूछ रहा है कि कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल है जो गुजरात में है। तो जो लोथल है यह कहाँ पे स्थित है, तो यह गुजरात राज्य में वर्तमान में स्थित है। लोथल गुजरात में है। लोथल कहाँ पे है, तो यह गुजरात में है। और कालीबंगा कहाँ पे है, तो यह राजस्थान में है। डाबरकोट या बलूचिस्तान ये पाकिस्तान में है। तथा राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है। राखीगढ़ी कहाँ पे है, तो यह हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट है कि दुनिया की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता कौन सी है। तो जो मेसोपोटामिया इराक की सभ्यता थी, यह दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाती है। दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता किसे मानी जाती है, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता को मानी जाती है। मेसोपोटामिया यानी कि वर्तमान में इराक है। मेसोपोटामिया सभ्यता को दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता माना जाता है। यह सभ्यता वर्तमान में इराक के और उसके आसपास के क्षेत्रों में विकसित हुई थी। इजिप्शियन सभ्यता यानी कि मिस्र की सभ्यता। इजिप्शियन सभ्यता का मतलब क्या हुआ, मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी की द्रोणी में हुआ था। यह मेसोपोटामिया सभ्यता के बाद की ही मानी जाती है। यानी कि जो मिस्र की सभ्यता है, इसका भी विकास जो हुआ था वह मेसोपोटामिया सभ्यता के बाद ही हुआ था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था। तो जो घोड़ा का साक्ष्य यहाँ से नहीं मिला है। घोड़ा का किसी भी प्रकार का साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं प्राप्त हुआ है। प्रश्नगत विकल्पों में सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को बैल तथा हाथी की जानकारी थी। यानी कि इन्हें बैल तथा हाथी की जानकारी तो थी, परंतु घोड़े के अस्तित्व के विषय में विद्वानों में मतभेद है। हड़प्पा के विभिन्न स्थलों से प्राप्त अस्थियां गदखूरे यानी कि इक्वस से हेनियोनस से खूर की है। या पालतू घोड़े इक्वस से कबालस की है। यह निश्चित कर पाना कठिन है। रंगपुरे, राणा घुंडई, लोथल, सुरकोटदा, कुंतासी एवं कालीबंगा से अश्व यानी कि घोड़ा या उसी प्रजाति की अन्य जातियों के अवशेषों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सांडोर या सेंडोर बोकोनियम द्वारा सुरकोटदा से प्राप्त तथाकथित अश्व यानी कि घोड़े के अवशेषों में छ को लगभग 2000 ईसा पूर्व के आसपास का समय अर्थात तीसरी सहस्राब्दी ईस्वी के अंतिम में भाग के मध्य का वास्तविक अश्व अवशेष से बताया गया है। वर्ष 1974 में ASI यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जेपी जोशी कौन थे, तो जेपी जोशी तथा AK शर्मा ने यहाँ से 2100 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व के मध्य प्रत्येक स्तर पर अश्व यानी कि घोड़ा अस्थियां प्राप्त होना प्रतिवेदित किया। यद्यपि रामशरण शर्मा ये क्या है, तो इतिहासकार है। रोमिला थापर भी इतिहासकार है। रामशरण शर्मा रोमिला थापर मेंडो आदि से तथ्य को नहीं मानते हैं। इसी प्रकार ब्रिगेडियर EJ रॉस के द्वारा राणा घुंडई के प्रारंभिक हड़प्पा स्थल से जो घोड़े के दांत बताए गए हैं उसे जूनर महोदय अप्रामाणिक मानते हैं। अतः घोड़े के विषय में यही कहना समीचीन होगा कि हड़प्पा सभ्यता में इसके अस्तित्व को पूर्ण रूप से नकारा जा सकता है। यानी कि वहां से घोड़ा का साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ था, क्योंकि बहुत ही सारे इतिहासकार इसे नहीं मानते हैं। यद्यपि इसका उपयोग अत्यंत सीमित रहा होगा, बिहार लोक सेवा आयोग ने इसका उत्तर विकल्प B को माना है, यानी कि घोड़ा को ही माना है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किससे हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। तो जो कालीबंगा और कालीबंगा और बनावली है, इन दोनों स्थानों से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। तो इसका उत्तर बात किया जाए तो इसका उत्तर क्या जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक इसका सही उत्तर हो जाएगा। बनावली और कालीबंगा से दोनों जगह से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। प्रश्नगत विकल्पों में बनावली कहाँ पे है, तो यह हरियाणा में स्थित है। कहाँ पे, हरियाणा में स्थित है। तथा कालीबंगा जो राजस्थान में है। बनावली तथा कालीबंगा नामक सिंधु घाटी स्थल से हल की खोज से संबंधित टेराकोटा की प्रतिकृति प्राप्त हुई है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि ASI के अनुसार कालीबंगा नामक के स्थल से आरंभिक के चरण से जूते हुए खेत के साथ साथ टेराकोटा हल की प्राप्ति हुई है। इसके अतिरिक्त हरियाणा के फतेहाबाद जिले में अवस्थित बनावली नामक के पुरास्थल से भी टेराकोटा हल की प्राप्ति हुई है। यानी कि दोनों जगह से टेराकोटा की हल की प्राप्ति हुई है। नेक्स्ट है कि निम्न में से किससे हड़प्पा नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं। तो जो कालीबंगा है, कालीबंगा से जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं। कहाँ से, कालीबंगा से जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं।
हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनौली बनौली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति मिली है। खंभात की खाड़ी भोगवा नदी के किनारे, खंभात की खाड़ी कहाँ पे, तो यह भोगवा नदी के किनारे के निकट यानी कि खंभात की खाड़ी के निकट स्थित लोथल से गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो लोथल से मिला है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा या कालीबंगन से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो कालीबंगा से मिला है। गुजरात के धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक लकड़ी का साइन बोर्ड मिला है। क्या मिला है, यहाँ से लकड़ी का साइन बोर्ड भी मिला है। कहाँ से, तो धौलावीरा से। नेक्स्ट है किस हड़प्पा स्थल पर हमें जूते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। जूते हुए जो खेत का साक्ष्य है वह कालीबंगन से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है, कालीबंगन से प्राप्त होता है। और कालीबंगा कहाँ पे, तो यह राजस्थान में स्थित है। लोथल कहाँ पे है, तो यह गुजरात में है। बनौली कहाँ पे है, तो यह हरियाणा में है। बनौली कहाँ पे है, यह हरियाणा में है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। तो जो बीए स्मिथ थे ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से संबंधित नहीं थे। बाकी आर.डी. बनर्जी यानी कि राखल दास बनर्जी, के.एन. दीक्षित और एम.एस. वत्स यानी कि माधव स्वरूप वत्स, ये तीनों क्या थे, तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित थे। तो इसका सही उत्तर क्या जाएगा, बीए स्मिथ इसका सही उत्तर हो जाएगा। वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का वृहद स्तर पर उत्खनन किया। हड़प्पा की खोज किसके द्वारा की गई थी या उत्खनन किसके द्वारा की गई थी, तो दयाराम साहनी के द्वारा 1921 ईस्वी में की गई थी। वर्ष 1926-27 से वर्ष 1933-34 के मध्य माधव स्वरूप वत्स यानी कि एम एस वत्स हड़प्पा के उत्खनन कार्य से संबंधित रहे। मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1922 में राखल दास बनर्जी यानी कि आर.डी. बनर्जी ने की तथा इसके पुरातात्विक के महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य विद्वान के.एन. दीक्षित, अर्नेस्ट मैके, ऑरेल स्टाइन, ए.एन. घोषे, जेपी जोशी आदि ने भी इस सभ्यता की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अतः स्पष्ट है कि बी ए स्मिथ हड़प्पा सभ्यता की खोज से संबंधित नहीं रहे, बल्कि ये इंडोलॉजिस्ट एवं इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध थे। ये क्या थे, तो इंडोलॉजिस्ट एवं इतिहासकार भी रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस यहाँ पे रंग होना चाहिए, किस रंग का उपयोग हुआ था। तो ये जो लोग थे ये लाल रंग का उपयोग करते थे। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया जाता था, तो लाल रंग का उपयोग किया जाता था। हड़प्पा निवासी मिट्टी के बर्तनों का व्यापक के पैमाने पर निर्माण करते थे, जिन पर लाल रंग के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। किस रंग का साक्ष्य प्राप्त होता है, तो लाल रंग के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों को बनाने में मिट्टी के चौक या मिट्टी के चाक का भी प्रयोग किया जाता था। डिजाइन के आधार पर इन बर्तनों की दो श्रेणियां थी। इन बर्तनों की कितनी श्रेणियां थी, तो दो श्रेणियां थी। एक तो बिना डिजाइन वाले बर्तन तथा दूसरे चित्रित मृदभांड। दूसरे कौन थे, तो चित्रित मृदभांड। और इन्हीं चित्रित मृदभांडों पे रंग की तलाई की जाती थी। मृदभांडों को बनाने वाली मिट्टी में रेत का मिश्रण किया जाता था, जिनको पकाने पर यह हल्के भूरे लाल रंग का रूप ग्रहण कर लेते थे। इन मृदभांडों के ऊपरी हिस्सों में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी तथा निचले हिस्से में काले रंग से विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। ये जो मृदभांड थे, इनके निचले हिस्सों पे किस रंग का प्रयोग किया जाता था, तो काले रंग का, और ऊपरी हिस्सों पे लाल रंग का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट है कि आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों की ना के बराबर वर्षा होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण रहा था। तो जो आईआईटी खड़गपुर है, इन्होंने माना है लगभग 900 वर्षों तक यहाँ पे क्या हुआ, वर्षा नहीं हुआ और सुखाड़ पड़ गया, जिसकी वजह से सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वह पतन हो गई। वर्ष 2018 में आईआईटी खड़गपुर के एक अध्ययन दल द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार लगातार 900 वर्षों तक सूखे जैसी स्थिति सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का एक कारण रही। ध्यातव्य है कि ऑरेल स्टीन जैसे विद्वानों ने भी हड़प्पा सभ्यता के पतन हेतु जलवायु परिवर्तन को प्रमुख माना है। ऑरेल स्टाइन ने भी जलवायु परिवर्तन को ही माना है। उसके बाद ये अगला लेसन है वैदिक काले। अगला लेसन का नाम क्या है, वैदिक काले। निम्नलिखित में से कौन एक ऋग्वैदिक युग से संबंधित नहीं है। यह जो प्रश्न पूछा गया है 71 ने बीपीएससी में पूछा गया है। इस बार आप लोग ये मैसेज नहीं करेंगे या कमेंट नहीं करेंगे कि यह पुराना बुक है। निम्नलिखित में से कौन एक ऋग्वैदिक युग से संबंधित नहीं है, तो जो गार्गी है या ऋग्वैदिक युग से संबंधित नहीं है। बाकी घोषा, अपाला और विश्ववारा ये सब क्या है, तो ऋग्वैदिक युग से संबंधित है।
घोषा, अपाला और विश्ववारा ये तीनों ऋग्वेद में सूक्त या मंत्रों की दृष्टता स्थितियां हैं, यानी कि इनका योगदान रहा है, अतः इन्हें ऋग्वैदिक युग से संबंधित माना जाता है। इसके विपरीत गार्गी जो है यह उत्तर वैदिक या उपनिषदिक युग की दार्शनिक है, ना कि ऋग्वैदिक युग की। जो गार्गी है यह किस युग की दार्शनिक है, तो उत्तर वैदिक या उपनिषदिक युग की दार्शनिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? तो मगध की राजधानी कहाँ पे थी? तो इसकी राजधानी राजगिरी थी। कहाँ पे थी? राजगिरी इसकी राजधानी थी। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान राजगिरी वर्तमान में कहाँ पे है? तो यह वर्तमान में राजगीर में है। कहाँ पे? राजगीर में। दौरान ये राजगिरी प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था। मगध का पहला राजवंश बृहद्रथ वंश था। बृहद्रथ का उल्लेख ऋग्वेद से प्राप्त होता है। मगध की राजधानी कहाँ थी? तो इसकी राजधानी राजगिरी थी। नेक्स्ट है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो जो नौवां मंडल है यह सोम को समर्पित है। नौवां मंडल ऋग्वेद का किससे समर्पित है? तो यह सोम को समर्पित है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? तो इसमें 10 मंडल है। नवम मंडल के सभी 114 सूक्तें। नौवां मंडल में कितने सूक्त है? तो 114 सूक्तें सोम को समर्पित है। किसे समर्पित है? तो सोम को समर्पित है। सोम में आर्यों का मुख्य पेय था। यह क्या था? मुख्य पेय था, जिसे मुंजवंत चोटी से प्राप्त किया जाता था। ऋग्वेद के 10म मंडल में चारों वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख प्राप्त होता है। चारों वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख किस मंडल में प्राप्त होता है या किस मंडल से प्राप्त होता है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल से प्राप्त होता है। और जो यह सोम था इसे किससे कहाँ से प्राप्त किया जाता था? तो मुंजवंत चोटी से इसे प्राप्त किया जाता था। नेक्स्ट है कि ऋग्वेद संहिता का नौवां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो जो नौवां मंडल है यह सोम और स्पे पर नामकृत देवता को समर्पित है। यह किससे समर्पित है? तो सोम और स्पे पर नामकृत देवता को समर्पित है। नेक्स्ट है कि गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है, यानी कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस पुस्तक में किया गया? तो इसका जो उल्लेख है यह ऋग्वेद में है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में है? तो यह ऋग्वेद में है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लेखित है। कहाँ पे है? यह ऋग्वेद में उल्लेखित है। इसके रचनाकार विश्वामित्र है, यानी कि गायत्री मंत्र की रचना किसके द्वारा की गई है? तो विश्वामित्र के द्वारा की गई है। यह मंत्र ऋग्वेद के तृतीय मंडल में वर्णित है। यह सबृत यानी कि सूर्य देवता को समर्पित है। यह भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो गायत्री मंत्र है यह किस देवता को समर्पित है। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन बना है, बीपीएससी नहीं पूछा है लेकिन दूसरे एग्जामों में पूछे गए हैं। तो जो गायत्री मंत्र यह सूर्य देवता को समर्पित है। किससे समर्पित है? तो यह सूर्य देवता को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? तो जो अछूत की अवधारणा थी यह धर्मशास्त्र के समय से उद्धृत हुई थी। कब से? धर्मशास्त्र के समय से उद्धृत हुई थी। धर्मशास्त्रों के समय यानी कि सूत्रकाल, इसे कौन सा काल माना जाता है? धर्मशास्त्रों के समय को तो सूत्रकाल माना जाता है। धर्मशास्त्रों के समय यानी कि सूत्रकाल में चार वर्ण कौन कौन से है? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र के अतिरिक्त समाज में अन्य अनेक जातियों तथा अंबस्ट, उग्र, निषाद, मागध, वैदेहक, रथकार आदि का आविर्भाव अनुलोम एवं प्रतिलोम में विवाहों के फलस्वरूप हो गया। पाणिनि ने 2 प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया है। पाणिनि के द्वारा कितने प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया गया है? तो 2 प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया गया है। जो पहले प्रकार थे निर्वसित, पहले प्रकार कौन था? तो निर्वसित एवं दूसरा प्रकार जो था यह अनिर्वसित था। इनमें पहले प्रकार के शूद्र ही अस्पृश्य माने जाते थे, यानी कि जो निर्वसित शूद्र थे इन्हें ही अस्पृश्य माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ था? तो जो लोहा का प्रयोग माना जाता है लगभग 1000 ईसा पूर्व से लगभग माना जाता है। इन्हें चारों ऑप्शनों में नहीं दिया गया है, तो इसका उत्तर की बात किया जाए तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग के आरंभ के विषय में विद्वानों में मतभेद है, यानी कि इसमें भी विद्वानों का मतभेद है। कुछ विद्वानों का मत है कि विश्व में सर्वप्रथम हीती नामक जाति ने ही लोहे का प्रयोग प्रारंभ किया था। विश्व में सर्वप्रथम किस जाति के द्वारा लोहे का प्रयोग प्रारंभ किया गया था? तो हीती नामक जाति ने ही लोहे का प्रयोग प्रारंभ किया था। और इसके पश्चात ही विश्व के अन्य देशों में इसका प्रचलन हुआ, जबकि थाईलैंड के बानचियांग नामक पुरास्थल की खुदाई से ढले हुए लोहा प्राप्त हुआ है, जिसकी तिथि लगभग 1600 ईसा पूर्व से लेकर 1200 ईसा पूर्व के लगभग निर्धारित की गई है। भारत में नो यानी कि नो कहाँ पे है? तो यह राजस्थान में। भारत में नो के द्वाब क्षेत्र से लोहा
कृष्ण लोहित मृदभांडों के साथ साथ ये प्राप्त हुआ है, जिसकी संभावित तिथि 1400 ईसा पूर्व के लगभग है। सर्वप्रथम उत्तर वैदिक काल लगभग 1000 से 600 ईसा पूर्व के ग्रंथों में हमें इस धातु यानी कि लोहे के स्पष्ट प्रमाणे प्राप्त होते हैं। अथर्ववेद में लोहे का उल्लेख श्याम अयस के रूप में प्राप्त होता है। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है कि अथर्ववेद में लोहे का उल्लेख किस रूप में प्राप्त होता है, तो श्याम अयस के रूप में प्राप्त होता है। इसमें लोहे के बने हुए फाल का भी उल्लेख प्राप्त होता है। अतरंजी खेड़ा कहाँ पे है, तो यह उत्तर प्रदेश में है। यह कहाँ पे अवस्थित है, अतरंजी खेड़ा, तो यह उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। अतरंजी खेड़ा के उत्खनन से गेहूं, जौ तथा चावल के अवशेषों के साथ साथ प्राचीनता में कृषि लौ उपकरणों की प्राप्ति हुई है। पुरातत्वविदों ने इसका काल लगभग 1000 ईसा पूर्व निर्धारित किया है, जो अधिकांश विद्वानों के द्वारा स्वीकार है। यानी कि लोहे का प्रयोग कब से माना जाता है, तो लगभग 1000 ईसा पूर्व से माना जाता है। नेक्स्ट है कि बोगज कोई का महत्व इसलिए है, यानी कि बोगज कोई का महत्व क्यों है, तो यह जो बोगज कोई स्थान है, वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। यहाँ से किसका वर्णन मिलता है, तो वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है बोगज कोई से। बोगज कोई कहाँ पे, तो ये एशिया माइनर, इसे एशिया माइनर भी कहा जाता है बोगज कोई को। और यह एशिया माइनर से 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के कुछ अभिलेख मिले हैं। इस अभिलेख में ऐसे राजाओं का उल्लेख आया है जिनके नाम आर्यो जैसे थे, और जो संधियों के साक्ष्यों तथा रक्षा के लिए इंद्र मित्र वरुण एवं नासक के देवताओं का आह्वान करते थे। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी तट पर लड़ा गया था, तो जो यह प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध है, यह परूशनी नदी के किनारे लड़ा गया था। किस नदी के किनारे लड़ा गया था, तो परूशनी नदी के किनारे लड़ा गया था। अभी वर्तमान में परूशनी नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो इसे रावी नदी के नाम से जाना जाता है, या रावी नदी कहा जाता है। 10 राग युद्ध यानी कि 10 राजाओं का युद्ध परूशनी नदी आधुनिक के नाम में रावी नदी के तट पर लड़ा गया, जिसमें भरतों के राजा सुदास की विजय हुए थे। 10 राग युद्ध में कौन से विजय हुआ था, तो सुदास से विजय हुए थे। नेक्स्ट है उत्तर वैदिक काल के दौरान रचित किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ में दार्शनिक भजन और ब्रह्मांड विज्ञान और नैतिकता पर चर्चा शामिल है। तो जो उपनिषद है, उपनिषद में दार्शनिक भजन और ब्रह्मांड विज्ञान और नैतिकता पर चर्चा मिलती है। किसमें, उपनिषद में। उत्तर वैदिक काल के दौरान रचित उपनिषद में दार्शनिक संवाद और ब्रह्मांड विज्ञान और नैतिकता पर चर्चाएं शामिल है। उपनिषद भारत के प्राचीन ग्रंथ है, जो लगभग 700 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईसा पूर्व के बीच संस्कृत में लिखे गए थे। जो उपनिषद है, ये किस भाषा में है, तो यह संस्कृत में है। उसके बाद ये अगला लेसन है बौद्ध धर्म। अब बौद्ध धर्म के प्रश्नों का रिवीजन करते हैं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म की बात किया जाए तो इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ पे है, तो वर्तमान में नेपाल में स्थित है। कहाँ पे, यह नेपाल में है। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के समीप लुम्बिनी वन में हुआ था। बोध गया जो बिहार में स्थित है, बोध गया कहाँ पे है, तो यह बिहार में। बोध गया में बैसाख पूर्णिमा की रात को उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कब हुआ था, तो बिहार में हुआ था, और बैसाख पूर्णिमा की रात को हुआ था। काशी के ऋषि पतन या मृगदाव, जो ऋषि पतन है या मृगदाव है, इसे वर्तमान में सारनाथ के नाम से जाना जाता है। यानी कि सारनाथ का प्राचीन नाम क्या है, तो ऋषि पतन या मृगदाव है। काशी के ऋषि पतन या मृगदाव सारनाथ में उन्होंने प्रथम उपदेश दिया, और जो यह प्रथम उपदेश दिया था गौतम बुद्ध ने, इसे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है या कहा जाता है। एवं कुशीनगर में उनका निधन हुआ। गौतम बुद्ध का निधन कहाँ पे हुआ था, तो इनका निधन कुशीनगर में हुआ था, जिसे बौद्ध साहित्य में महापरिनिर्वाण कहा गया है। यानी कि गौतम बुद्ध का जो मृत्यु हुआ था, उन्हें बौद्ध साहित्य में क्या कहा जाता है, तो महापरिनिर्वाण कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन यानी कि पहला उपदेश किस स्थान पर दिया था। इन्होंने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। कहाँ पे दिया था, सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। नेक्स्ट है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। कहाँ पे दिया था, सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट है कि बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी। बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी।
नेक्स्ट है कि बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंधित 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभ यानी कि स्तंभ 1 और स्तंभ 2 अंकित है। आपको इनका सुमेल करना है यानी कि इसे मिलाना है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी? प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? और इनका निधन कहाँ पे हुआ था? तो जन्म की बात किया जाए गौतम बुद्ध के, तो इनका जन्म जो हुआ था वह लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। और ज्ञान प्राप्ति कहाँ पे हुई थी? तो इनका ज्ञान प्राप्ति बोधगया में हुआ था। और ये प्रथम प्रवचन इन्होंने सारनाथ में दिया था। कहाँ पे दिया था? प्रथम प्रवचन सारनाथ में दिया था। और इनका जो निधन था वह कुशीनगर में हुआ था। इनका निधन कहाँ पे हुआ था? कुशीनगर में इनका निधन हुआ था। इस प्रकार इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे व्याख्या भी दिया गया है कि गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था वह लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ पे? लुम्बिनी में हुआ था। ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुआ था। प्रथम प्रवचन इन्होंने सारनाथ में दिया था। गौतम बुद्ध ने प्रथम प्रवचन कहाँ पे दिया था? तो सारनाथ में। और इनका जो निधन हुआ था वह कुशीनगर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी बौद्ध संगीति बिहार में आयोजित नहीं की गई थी? कौन सी बौद्ध संगीति जो थी वह बिहार में आयोजित नहीं, यहाँ पे क्या पूछ रहा है? नहीं की गई थी। तो जो चतुर्थ बौद्ध संगीति थी इसे बिहार में आयोजित नहीं की गई थी। और यह क्वेश्चन 71 बीपीएससी में पूछा गया है। और जो चतुर्थ बौद्ध संगीति थी यह कहाँ पे हुई थी? तो यह कश्मीर कुंडलवन में हुई थी। प्रथम बौद्ध संगीति बुद्ध के महापरिनिर्वाण के तुरंत बाद राजगिरी आधुनिक राजगीर के पास से सप्तपर्णी गुफा में आयोजित की गई थी। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पे हुई थी? तो यह राजगीर में हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति प्राचीन वैशाली नगर में आयोजित हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ पे आयोजित की गई थी? तो वैशाली में आयोजित की गई थी। तृतीय बौद्ध संगीति सम्राट अशोक के संरक्षण, यानी कि जब तृतीय बौद्ध संगीति हुआ था तो उस समय कौन शासक था? तो उस समय सम्राट अशोक के शासक थे। और उन्हीं के संरक्षण में पाटलिपुत्र आधुनिक के पटना में आयोजित हुई थी। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ पे हुई थी? तो यह पाटलिपुत्र में हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगीति प्रायः कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। एकमात्र चतुर्थ बौद्ध संगीति ही ऐसी संगीति है जो बिहार में आयोजित नहीं की गई थी। नेक्स्ट है कि अजाद शत्रु के शासनकाल में प्रथम में बौद्ध संगीति का आयोजन किस नगर में किया गया था? तो यह कहाँ पे किया गया था? तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगिरी में किया गया था। कहाँ पे? राजगिरी में किया गया था। प्रथम में बौद्ध संगीति, इसे प्रथम में बौद्ध परिषद भी कहा जाता है। प्रथम बौद्ध संगीति को प्रथम में बौद्ध परिषद बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगीर की सप्तपर्णी गुफा में हुई। इस समय मगध का शासक अजात शत्रु था, यानी कि प्रथम बौद्ध संगीति के समय मगध का शासक कौन था? तो अजात शत्रु था। इस संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी, यानी कि प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो महाकश्यप के द्वारा की गई थी। तथा इसमें बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद और उपाली भी उपस्थित थे। ये कौन थे? आनंद और उपाली तो महात्मा बुद्ध के शिष्य थे। इसमें बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन हुआ तथा उन्हें सूत और विनय नामक के दो पीठकों में विभाजित किया गया। आनंद तथा उपाली क्रमशः धर्म और विनय के प्रमाण माने गए हैं। नेक्स्ट है कि प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? अभी हम लोग ये व्याख्या पढ़े हैं लोग, और यहाँ पे यह क्वेश्चन बन गया है कि प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो इसमें अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। प्रथम में बौद्ध संगीति के अध्यक्ष महाकश्यप थे। मैं बार बार रिपीट इसलिए करता हूँ क्योंकि बार बार किसी भी चीज को सुनने से याद होता है। ऐसे हम लोग को बचपन में ABCD जो याद होता है, अभी तक उसका यूज करते हैं लोग, इसलिए हम लोग उसे जल्दी भूल नहीं पाते हैं, इसलिए मैं बार बार रिपीट करता हूँ। नेक्स्ट है कि प्रथम में बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई थी? प्रथम में बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई थी? इसका जो आयोजन हुआ था यह राजगिरी में किया गया था। कहाँ पे किया गया था? राजगिरी में किया गया था। नेक्स्ट है भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी। तो इसका जो आयोजन हुआ था पहली बौद्ध संगीति का, इसका आयोजन राजगिरी में किया गया था। कहाँ पे? राजगिरी में किया गया था। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो जो कनिष्क था उस समय, यानी कि कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर में बौद्ध संगीति की गई थी। और यह किस क्रम की थी? तो चौथे क्रम की थी। किस क्रम की थी? चौथे क्रम की बौद्ध संगीति थी। बौद्ध धर्म की चौथी और अंतिम, यानी कि चौथी ही अंतिम थी, चौथी और अंतिम संगीति सभा कुषाण शासक के कनिष्क के राजकाल में कश्मीर के कुंडलवन में आयोजित हुई थी। जो कनिष्क था वह किस वंश का शासक था? तो यह कुषाण वंश का शासक था। और इसी के शासनकाल या राजकाल में कश्मीर के कुंडलवन में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी, यानी कि चतुर्थ बौद्ध संगीति का अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो वसुमित्र के द्वारा की गई थी।
अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। अश्वघोष इसके क्या थे? तो उपाध्यक्ष थे। यहाँ बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंशों पर सम्यक विचार किया गया और ये प्रत्येक पीटक पर ये भाष्य लिखे गए। कनिष्क ने इन्हें ताम्र पत्रों पर खुदवाकर एक स्तूप में रखवा दिया। त्रिपिटक में लिखे गए इन्हीं भाष्यों को विभाषा शास्त्र कहा जाता है। उल्लेखनीय है कि पहली बौद्ध संगीति बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगिरी की सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। इस समय मगध का शासक अजात शत्रु था। प्रथम बौद्ध संगीति के समय कौन शासक था? तो अजात शत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति राजगिरी में आयोजित की गई थी। इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक के शासनकाल में बुद्ध की मृत्यु के लगभग 100 वर्षों पश्चात वैशाली में हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो इसका आयोजन वैशाली में किया गया था। और द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो इसके अध्यक्ष आचार्य साबक मीर या सर्वकामनी। साबक मीर को बहुत सारे बुक में सर्वकामनी भी देखने को मिलता है। तो इसकी अध्यक्षता साबक मीर के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है कि इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की? तो कनिष्क के द्वारा ही या कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में किया गया था। कहाँ पे किया गया था? कश्मीर के कुंडलवन में किया गया था। नेक्स्ट है कि अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो पाटलिपुत्र में बौद्ध सभा आयोजित की गई थी। उस समय अशोक के शासनकाल था। सीली अनुसूरुतियाँ यानी कि अनुसूरुतियाँ कौन कौन से है? तो दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में मोगलीपुत्तिस की अध्यक्षता में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी? तो सम्राट अशोक के शासनकाल में। और तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो मोगलीपुत्तिस के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। नेक्स्ट है कि तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पे बुलाई गई थी? तो यह पाटलिपुत्र में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। और किसके शासनकाल में? तो सम्राट अशोक के शासनकाल में। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्तिस के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है कि महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? यानी कि इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी? तो इनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी? तो कुशीनगर में हुई थी। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। उसके पश्चात वे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कपिलवस्तु राजगिरी वैशाली तथा कौशल राज्य गए। सबसे अधिक बौद्ध धर्म का प्रचार कौशल राज्य में हुआ। कौशल नरेश से प्रसेनजीत ने भी अपने परिवार के साथ बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की थी। अपना प्रचार करते हुए वे मल्लो की राजधानी पावा पहुंचे। यहाँ वे चुंद नामक लुहार की आम्र वाटिका में ठहरे। उसने यानी कि जो यह चुंद ने ही बुद्ध को सुकर मदो खाने को दिया। इससे उन्हें रक्तातिसार हो गया और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। इस वेदना के बाद भी वे कुशीनारा यानी कि कुशीनारा का प्राचीन नाम क्या हो जाएगा? तो कस्या मल्ल गणराज्य की राजधानी जो कुशीनारा थी, यह मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, कुशीनारा पहुंचे। यहीं 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर त्याग दिया। बौद्ध ग्रंथों में से महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बौद्ध ग्रंथों में इसे क्या कहा जाता है? तो महापरिनिर्वाण कहा जाता है। नेक्स्ट है कि त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? यानी कि जो त्रिपिटक है यह किस धर्म से संबंधित पुस्तक है? तो इसका संबंध हो जाएगा बौद्ध धर्म से। यानी कि बौद्ध धर्म की यह धार्मिक पुस्तक है। त्रिपिटक के बौद्ध ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर तीन भागों में बांटा गया। इनको त्रिपिटक कहते हैं। ये है यानी कि पहला है विनय पिटक है। और विनय पिटक का संबंध किस विषय से या किससे संबंधित है? तो संघ संबंधी नियम तथा दैनिक जीवन संबंधी आचार विचारों का संग्रह विनय पिटक में किया गया है। जो दूसरा पिटक है यह है सूत पिटक। सूत पिटक में महात्मा बुद्ध और उनके प्रिय शिष्यों द्वारा दिए गए उपदेशों का संग्रह सूत पिटक में किया गया है। नेक्स्ट है तीसरा है अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक का संबंध किस हो जाएगा? तो बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांत इसमें सम्मिलित है। बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों को किससे पिटक में रखा गया है? तो अभिधम्म पिटक में रखा गया है।
नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन महायान बौद्ध धर्म और हीनयान बौद्ध धर्म के बीच मूलभूत अंतर का प्रतिनिधित्व करता है। तो जो मेन अंतर है यह देवी देवताओं की मूर्ति की पूजा करना है। यानी कि जो एक शाखा है यह मूर्ति की पूजा करता है और दूसरी शाखा जो है यह दूसरी शाखा मूर्ति की पूजा नहीं करता है। इसका उत्तर क्या आ जाएगा? देवी देवताओं की मूर्ति की पूजा करना यह मूलभूत अंतर प्रतिनिधित्व करता है। बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय को मानने वाले मूर्ति पूजा के नहीं थे। यानी कि जो हीनयान संप्रदाय था वह मूर्ति पूजा के नहीं था। जबकि महायान इस संप्रदाय में बुद्ध को देवता मानते हुए उनकी मूर्तियों की पूजा की जाने लगी। यह बौद्ध धर्म के दोनों संप्रदायों में मूलभूत अंतर का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट है कि बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का, यानी कि जो बोधि वृक्ष है वह किस पीढ़ी का है। तो अगर ये बात किया जाए या जो जब ये क्वेश्चन पूछा गया था उस समय बहुत ही विवाद में रहा था, इसलिए इस प्रश्न को डिलीट कर दिया गया। लेकिन बीपीएससी के वेबसाइट पे इसे पंचम पीढ़ी क्या माना जाता है? कौन सी पीढ़ी को माना जाता है? तो पंचम पीढ़ी को माना जाता है। अगर जिसे अच्छा लगे वह आंसर को एक्सेप्ट कर सकता है, नहीं तो बाय द वे इसे आप स्किप करेंगे इस क्वेश्चन को। महाबोधि मंदिर स्थित वर्तमान बोधि वृक्ष वह नहीं है जिसके नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। यानी कि वह वृक्ष नहीं है जिसके नीचे महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। वेनसांग के अनुसार उससे मूल वृक्ष को सातवीं शताब्दी में सम्राट शशांक ने नष्ट कर दिया था। इसके बाद इस स्थान पर कई और वृक्ष रोपित हुए और नष्ट हुए। वर्तमान वृक्ष जिसे हम देख रहे हैं वह पांचवी पीढ़ी का वृक्ष है। किस पीढ़ी का है? वह पांचवी पीढ़ी का वृक्ष है, जिसे अलेक्जेंडर कनिंगम में लगाया था। यह वृक्ष पूरी तरह संरक्षित है और केवल इससे गिरी हुई पत्तियों को ही छूने एवं उठाने का अधिकार है। एक अन्य तथ्य के अनुसार यह वृक्ष क्रमशः दो बार सम्राट अशोक के, एक बार पुष्यमित्र शुंग, एक बार पूर्ववर्मा तथा अंत में कनिंगम द्वारा लगवाया गया। अतः यह छठी पीढ़ी का वृक्ष है। यहाँ पे भी विवाद यानी कि जो व्याख्या दिया गया है स्पष्ट नहीं दिया गया है। लेकिन यहाँ पे उसके अगले लाइन में बिहार सरकार के पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर इसे पांचवी पीढ़ी को बताया गया है। यह जो लाइन है ये इंपॉर्टेंट है और इसी लाइन को आप साक्ष्य के रूप में पेश कर सकते हैं। बिहार सरकार के पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर इसे पांचवी पीढ़ी का बताया गया है। तथ्यों में विवाद होने के कारण बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया था, यानी कि इसे डिलीट कर दिया था। नेक्स्ट है कि चीनी यात्री सुंगयून जो सिंगुइन था यह किस देश से आता? तो यह चीन से आता, यह चीनी यात्री था। सुंगयून ने भारत की यात्रा की थी। तो यह जो भारत की यात्रा क्या था 515 ईस्वी से लेकर 515 से लेकर 520 ईस्वी के बीच में यह भारत की यात्रा किया था। चीनी यात्री सुंगयून ने 518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा के उपरांत बौद्ध धर्म की प्रतियों के साथ चीन लौटा। यानी कि यह भारत में कितने वर्षों तक रहा था? तो यह लगभग 3 वर्षों तक रहा था। नेक्स्ट है कि गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? तो गौतम बुद्ध को एक देवता का जो स्थान था वह कनिष्क के शासनकाल में प्राप्त हुआ। किसके शासनकाल में? तो कनिष्क के शासनकाल में प्राप्त हुआ। कनिष्क के शासनकाल में संपन्न चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान नामक 2 स्पष्ट एवं स्वतंत्र संप्रदायों में विभक्त हो गया। ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो बौद्ध धर्म था यह हीनयान एवं महायान शाखा में किस संगीति में बटा था? तो यह चतुर्थ बौद्ध संगीति में बटा था। महायान शाखा में बुद्ध को देवता माना गया है। किस शाखा में बुद्ध को देवता माना गया है? तो महायान शाखा में बुद्ध को देवता माना गया है तथा उनकी पूजा की जाने लगी। इसी के साथ अनेक बोधिसत्वों की पूजा भी आरंभ हुई। नेक्स्ट है वे शिक्षक है जिनसे बुद्ध ने, यानी कि महात्मा बुद्ध ने महाविनिष्कर्मण के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया। यानी कि गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? तो इनके गुरु अलार कलाम एवं रुद्र के रामपुत्र थे। रुद्र के यानी कि इनके शिक्षक थे अलार कलाम और रुद्र के रामपुत्र थे। महाविनिष्कर्मण के बाद ज्ञान की खोज में महात्मा बुद्ध अलार कलाम के आश्रम में पहुंचे तथा उनसे दीक्षा ली। अलार कलाम के आश्रम में उन्होंने तपस्या की, किंतु वे इससे संतुष्ट नहीं हुए। अलार कलाम में सांख्य दर्शन के आचार्य थे। जो अलार कलाम थे यह किस दर्शन के आचार्य थे? तो यह सांख्य दर्शन के आचार्य थे तथा अपनी साधना शक्ति के लिए विख्यात थे। अतः अलार कलाम एवं रुद्र के रामपुत्र से महात्मा बुद्ध ने पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन-सी बातें बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो जो आत्मदमन है यह बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है। बाकी अहिंसा, वेदों की प्रति उदासीनता, रीति-रिवाजों की अस्वीकृति ये सब सारी चीज़ें इनमें समान है। आत्मदमन का मतलब क्या होता है? तप और भोग की अति का परिहार एवं मध्यम मार्ग का अनुसरण केवल बौद्ध धर्म में किया गया था। जो तप है, भोग की अति परिहार एवं मध्यम मार्ग का अनुसरण जो केवल किस धर्म में किया गया था? तो बौद्ध धर्म में। जैन धर्म में नहीं। जबकि वेदों की प्रामाणिकता के प्रति अनास्था, कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध एवं प्राणियों की हिंसा का निषेध दोनों धर्मों में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान का महान केंद्र था। जो नालंदा विश्वविद्यालय था यह किस धर्म के ज्ञान का महान केंद्र था? यहाँ पे बौद्ध धर्म का ज्ञान का महान केंद्र था। नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के अध्ययन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। यहाँ पे कौन सी दर्शन है कि अध्ययन किया जाता था तो या शिक्षा दिया जाता था? तो बौद्ध दर्शन के अध्ययन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। 5वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य गुप्तों के समय नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। सर्वप्रथम कुमार गुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार को दान में दिया और बाद में बुद्धगुप्त, तथागत गुप्त तथा बालादित्य नामक एक गुप्त शासकों ने विहार को दान में दिया। यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा की गई थी। उसके बाद ही अगला लेसन है जैन धर्म। अब जैन धर्म के क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो जो महावीर स्वामी थे इनका जन्म कुंडग्राम हुआ था। कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम या कुंडलपुर है, जो वैशाली के निकट है। यह कुंडग्राम कहाँ है? तो यह बिहार के वैशाली के निकट है। कुंडग्राम या कुंडलपुर में लगभग 599 ईसा पूर्व में हुआ था। उनकी माता त्रिशला, यानी कि महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? तो त्रिशला नाम था। उनकी माता त्रिशला वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेतक की भांति, या किनकी भांति? त्रिशला, तो यह चेतक की भांति। तथा पिता सिद्धार्थ। महावीर स्वामी का पिता का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ। तथा पिता सिद्धार्थ ज्ञात्री के क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। उनके बड़े भाई नंदीवर्धन थे। महावीर स्वामी के बड़े भाई का नाम क्या था? तो नंदीवर्धन था। कुछ प्राचीन संस्करण की एनसीईआरटी पुस्तकों, यानी कि पुरानी जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी पुस्तकों में महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व उद्धृत है। इसी आधार पर अनेक अन्य प्रकाशकों में भी यही जन्मतिथि अपनी पुस्तकों में अंकित कर दिया है, जिससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई है। महावीर स्वामी का सही जन्मतिथि 599 ईसा पूर्व उचित है। यानी कि इनकी जो जन्म हुई थी यह कब हुई थी? 599 ईसा पूर्व में हुई थी, क्योंकि महावीर स्वामी महात्मा बुद्ध के पहले के काल के हैं। और महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व है। एनसीईआरटी के नवीन संस्करणों में भी अब महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व प्रकाशित हो चुका है। यानी कि अगर उचित जन्मतिथि की बात की जाए महावीर स्वामी का, तो 599 ईसा पूर्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो जो इनका प्रथम शिष्य था वह जमाली था। यानी कि इनका दामाद ही थे ये जमाली, और जमाली ने ही इनका प्रथम शिष्य थे। भगवान महावीर का जन्म क्षत्रिय वंश के सामंत सिद्धार्थ के यहाँ 599 ईसा पूर्व में हुआ था। उनकी पत्नी का नाम यशोदा था। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या था? तो यशोदा था। उनसे प्रिय दर्शना नामक एक पुत्री उत्पन्न हुई। इनकी बेटी का नाम ही, महावीर स्वामी की बेटी का नाम प्रिय दर्शना था। उस पुत्री का विवाह जमाली से हुआ। यानी कि प्रिय दर्शना का विवाह किससे हुआ? तो जमाली से हुआ था, जो बाद में महावीर स्वामी का अनुयायी बन गया। यानी कि जमाली बाद में महावीर स्वामी के अनुयायी बन गए। यह उनका प्रथम शिष्य था। जमाली उनका प्रथम शिष्य था। नेक्स्ट है कि जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? यानी कि इन्हें मोक्ष की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी? तो इन्हें जो मोक्ष की प्राप्ति हुई थी वह पावापुरी में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? पावापुरी में इन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। जैन धर्म के वास्तविक प्रवर्तक या 24वें तीर्थंकर, ये किस क्रम के तीर्थंकर थे? तो ये 24वें क्रम के तीर्थंकर थे। जैन धर्म के वास्तविक प्रवर्तक या 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का मोक्ष स्थान या निर्वाण पावापुरी में स्थित है। बिहार राज्य के नालंदा जिले में स्थित पावापुरी, या किस जिला में स्थित है? तो यह नालंदा जिले में स्थित पावापुरी जैनियों का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। भगवान महावीर ने 527 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में बिहार के पावापुरी में अपना शरीर त्याग दिया। दिए गए प्रश्न में जैन धर्म के प्रवर्तक के स्थान पर जैन धर्म के वास्तविक प्रवर्तक
जैन धर्म के वास्तविक प्रवर्तक का उल्लेख होना चाहिए, क्योंकि जैन धर्म के प्रवर्तक के रूप में आदिनाथ या ऋषभ देव का नाम आता है। यानी कि जैन धर्म के प्रवर्तक को किसका नाम आता है, तो आदिनाथ या ऋषभ देव का नाम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महावीर महावीर जैन की मृत्यु, यानी कि महावीर स्वामी जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी। महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ पे हुई थी, तो वही क्वेश्चन है। तो यह इनकी मोटी मृत्यु जो हुई थी वह पावापुरी में हुई थी। कहाँ पे हुई थी, पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। तो इनमें से जो सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ है वह है चौदह पूर्वा। चौदह पूर्वा को सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ माना गया है। चौदह पूर्व या चौदह पुण्य प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। इसका किस धर्म से संबंध है, तो इसका जो यह पुस्तक है या रचना है चौदह पूर्वा, यह जैन ग्रंथ है। अंतिम में नंद राजा के समय में संभूत विजय तथा भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष थे। भद्रबाहु महावीर द्वारा प्रदत्त चौदह पूर्वों के विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। नेक्स्ट है कि त्रि रत्न या तीन रत्ने, जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है। तो यह जो तीन रत्न है या त्रिरत्न है, सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया, यह किस धर्म से संबंधित है, तो इसका जो संबंध है यह जैन धर्म से संबंध है। जैन धर्म इसे त्रिरत्न के नाम से जाना गया है। जैन धर्म में मोक्ष के लिए तीन साधन आवश्यक बताए गए हैं। कितने साधन आवश्यक बताए गए हैं, तो तीन साधन को आवश्यक बताए गए हैं। और कौन कौन सा है, तो सटीक ज्ञान, इसे सम्यक ज्ञान भी कहा जाता है। सच्ची आस्था यानी कि सम्यक दर्शन तथा सटीक क्रिया यानी कि सम्यक चरित्र, इन तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से है, तो सम्यक ज्ञान है, सम्यक दर्शन है और सम्यक चरित्र है। इन तीनों को क्या कहा जाता है जैन धर्म में, तो त्रिरत्न कहा जाता है। नेक्स्ट है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। आजीवक के संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो इसके संस्थापक के मकली पुत्र या मकली गोसाल थे। कौन हो जाएंगे, मकली पुत्र गोसाल या मकली गोसाल थे। मकली गोसाले प्रारंभ में महावीर के शिष्य थे। ये किनके शिष्य थे, तो महावीर स्वामी के शिष्य थे। किंतु बाद में मतभेद के चलते इन्होंने महावीर की शिष्यता त्याग दी। विभिन्न स्रोत नंदे वच्छ एवं किस संकिच नामक आजीवक आचार्यों का उल्लेख करते हैं, जो मकली पुत्र गोशाल से पूर्व भी कार्य थे। इनका अभिप्राय है कि गोशाल से पूर्व भी आजीवक के संप्रदाय उपस्थित था। संभवतः इस संप्रदाय को लोकप्रियता गोशाल के द्वारा दिलाई गई। अतः इन्हें परंपरानुसार आजीवक संप्रदाय का प्रवर्तक मान लिया गया। यानी कि यहाँ पे बताया गया है कि जो आजीवक संप्रदाय है यह मकली गोशाल से यानी कि मकली पुत्र गोशाल से पहले से था, लेकिन जो ख्याति प्राप्त हुई थी या लोकप्रियता प्राप्त हुई थी इनके द्वारा ही जो जो आजीवक के संप्रदाय है उसे लोकप्रियता इन्हीं के काल में या इन्हीं के शासनकाल में प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे। यानी कि प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे, तो एस्तुल भद्र थे। कौन थे प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष, तो एस्तुल भद्र थे। पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति या सभा का आयोजन चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था, जिसके अध्यक्ष एस्तुल भद्र थे। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, तो एस्तुल भद्र के द्वारा। इस सभा में जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन किया गया था। किससे जैन संगीति में 12 अंगों का संकलन किया गया था, तो जो प्रथम जैन संगीति हुई थी पाटलिपुत्र में उसी में 12 अंगों का संकलन किया गया था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था। तो जो खारवेल था इसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था। कलिंग का चेदी वंशीय जो यह खारवेल है, यह कलिंग का चेदी वंशीय शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था। उड़ीसा के भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुफा से उसका एक बीना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। जो हाथी गुफा अभिलेख है यह किस शासक से संबंधित है, यह खारवेल से संबंधित है। यह अभिलेख खारवेल का इतिहास से जानने का मुख्य स्रोत है। इसका जैन धर्म के प्रति अधिक झुकाव था। हाथी गुफा अभिलेख मागधी या प्राकृत भाषा में है। जो हाथी गुफा अभिलेख यह किस भाषा में लिखा गया है, तो मागधी प्राकृत भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट है कि वह स्थान है जहाँ महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान यानी कि कैवल्य ज्ञान प्राप्त किया था। तो जिरिम्बिक ग्राम में इन्होंने कहाँ पे कैवल्य प्राप्त किया था, तो जिरिम्बिक ग्राम में महावीर स्वामी ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान या कैवल्य यानी कि ज्ञान प्राप्त किया था।
महावीर स्वामी को 12 वर्षों की कठोर तपस्या तथा साधना के पश्चात जिरिम्बिक ग्राम के समीप रिजुपालिका नदी के तट पर एक साल के वृक्ष के नीचे कैवल्य यानी कि पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ था। फलतः वे केवलीन कहलाए, यानी कि जब इन्हें पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया वे क्या कहलाए, तो केवलीन कहलाए। और इन्होंने कितने वर्षों तक ये तपस्या किया था, तो 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद इन्हें पुण्य ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। उसके बाद ये अगला लेसन है शैव तथा भागवत धर्म। अगला लेसन का नाम क्या है, शैव तथा भागवत धर्म, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक है। भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक है, तो गुप्त शासकों की देन अत्यधिक है। भागवत अथवा वैष्णव धर्म का चरमोत्कर्ष गुप्त राजाओं के शासनकाल में हुआ। गुप्त जो नरेश थे या राजा थे वह वैष्णव मत अनुयायी थे तथा संभवतः उन्होंने इसे अपना राज धर्म बनाया, यानी कि वैष्णव को अपना राज धर्म बनाया। अधिकांश शासक परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। जो गुप्त शासक थे वह अधिकांश से कौन सी उपाधि धारण करते थे, तो परम भागवत एक उपाधि धारण करते थे। विष्णु का वाहन यानी कि गरुड़ गुप्तों का राज चिन्ह था। ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो गुप्त सम्राट था उसका राज चिन्ह क्या था, तो उसका राज चिन्ह गरुड़ था। नेक्स्ट है नाथ पंथियों सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया, तो नाथ पंथियों सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को उत्तर भारत में लोकप्रिय बनाया। नाथ पंथियों सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को उत्तर भारत के क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया था। किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया था, तो उत्तर भारत में लोकप्रिय बनाया था। इन्होंने साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी धर्म के कर्मकांडों तथा अन्य बनावटी पहलुओं और तात्कालीन समाज व्यवस्था की आलोचना की। इन्होंने संसार का परित्याग करने का समर्थन किया। इनके विचार से निराकार परम सत्य का चिंतन मनन और उसके साथ एक हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष का मार्ग है। किसका मार्ग है, तो मोक्ष का मार्ग है। इसके लिए इन्होंने योगासन प्राणायाम और चिंतन मनन जैसे क्रियाओं के माध्यम से मन एवं शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया। नेक्स्ट लेसन है छठी शताब्दी ईसा पूर्व राजनीति के दशा। पाटलिपुत्र के संस्थापक थे, तो पाटलिपुत्र का अगर संस्थापक की बात की जाए, किसका, पाटलिपुत्र के संस्थापक, तो जो पाटलिपुत्र था उसकी नींव अजातशत्रु के द्वारा रखी गई थी, यानी कि वो संस्थापक अजातशत्रु था। लेकिन ऑप्शन में अजातशत्रु कहीं नहीं दिया गया है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से या इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था। देखते हैं लोग, पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु ने गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटली ग्राम में एक किला बनाकर की थी। उदयन ने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। जो उदयन था अजातशत्रु का ही पुत्र था। यह उदयन जो था यह मगध की राजधानी जो राजगिरी थी, राजगिरी से कहाँ स्थानांतरित किया था, तो पाटलिपुत्र में किया था। और ये किसके द्वारा किया गया था, तो उदयन के द्वारा किया गया था। बिहार लोक सेवा आयोग ने इसका उत्तर विकल्प ए को माना है, लेकिन गलत है। अगर बात करें कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो अजातशत्रु था। और वही राजधानी स्थानांतरित करने को पूछता तो उदयन हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया, तो पाटलिपुत्र को सबसे पहले उदयन के द्वारा अपनी राजधानी बनाया गया था। किसके द्वारा, उदयन के द्वारा राजधानी बनाया गया था। नेक्स्ट है कि किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी, तो उदयन के द्वारा अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किया गया था। यहाँ पे सही प्रश्न पूछा है, यानी कि दो जो अभी हम लोग के प्रश्न देखे हैं उससे में विवाद था, लेकिन यह जो प्रश्न है यह सटीक प्रश्न है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया था, तो अजातशत्रु के द्वारा पाटलिपुत्र को बसाया, उसकी नींव रखा गया था। किसके द्वारा, अजातशत्रु के द्वारा। नेक्स्ट है कि इस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया, तो उदयन के द्वारा पाटलिपुत्र की राजधानी बनाया गया था। यहाँ से तो राजगिरी से पाटलिपुत्र अपनी राजधानी स्थानांतरित किया था। नेक्स्ट है प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था, तो जो प्राचीन काल था उस समय गंगा के दक्षिण क्षेत्र को मगध के नाम से जाना जाता था, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया गया, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं इसका उत्तर हो जाएगा। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण का क्षेत्र मगध के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था, तो मगध के नाम से जाना जाता था। तक्षशिला सिंधु और झेलम नदी के बीच स्थित था। चोल जो था वह गोदावरी नदी के दक्षिण में स्थित था। अनर्त जो था यह प्राचीन भारत में वैदिक कालीन एक राज्य था।
नेक्स्ट है प्रथम में मगध साम्राज्य। प्रथम में मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो जो प्रथम में मगध साम्राज्य का उत्कर्ष था वह ईसा पूर्व छठी शताब्दी में हुआ था। कब हुआ था? ईसा पूर्व छठी शताब्दी में हुआ था। प्रथम ये मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक राजा बिम्बिसार लगभग 544 से 492 ईसा पूर्व, यानी कि ए, बिम्बिसार जो यह शासन किया था 544 ईसा पूर्व से लेकर 492 ईसा पूर्व तक, वह हर्यक वंश का संस्थापक था। जो यह बिम्बिसार था किस वंश की स्थापना किया था? तो हर्यक वंश की स्थापना किया था। मगध का उत्कर्ष छठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? छठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस महान शासक ने प्राचीन बिहार में हर्यक वंश की स्थापना की? तो बिम्बिसार के द्वारा हर्यक वंश की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो बिम्बिसार के द्वारा हर्यक वंश की स्थापना की गई थी। प्रथम ही मगध साम्राज्य का उत्कर्ष ईसा पूर्व छठी शताब्दी में हुआ था। इस साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक राजा बिम्बिसार जिसका शासनकाल लगभग 544 से 492 ईसा पूर्व रहा था। बिम्बिसार था वह हर्यक वंश से संबंधित है, यानी कि हर्यक वंश की स्थापना भी इसी के द्वारा की गई थी, बिम्बिसार के द्वारा। नेक्स्ट है मगध की राजधानी राजगीर का प्राकृत नाम क्या था? तो जो राजगीर था उसका प्राकृत नाम की बात की जाए तो इसका प्राकृत नाम राजगिरी था। क्या था? राजगिरी था। मगध की राजधानी राजगीर का प्राकृत नाम राजगिरी था। क्या था? राजगिरी था। प्राचीन काल में महाजनपदों के बीच लगातार संघर्ष होते रहे और अंततः मगध ये सबसे बड़े साम्राज्य के रूप में उभरा। जो मगध था यह सबसे बड़े साम्राज्य के रूप में उभरा। मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश हर्यक था। कौन था? मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश तो हर्यक था। इस वंश की स्थापना बिम्बिसार ने की थी। हर्यक वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो बिम्बिसार के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है कि सूचियों को सूचीयों से मिलान करना है। एक तरफ ही महाजनपद दिए गए हैं और दूसरी तरफ महाजनपदों की राजधानियां दी गई हैं। तो अगर बात किया जाए मल्ल की राजधानी कहाँ थी? तो मल्ल की राजधानी कुशीनारा थी। मल्ल की राजधानी कहाँ थी? कुशीनारा थी या कुशीनगर थी। अंग की राजधानी जो थी वह चंपा थी। अंग की राजधानी कहाँ थी? यह चंपा थी। गांधार की राजधानी तक्षशिला थी। गांधार की राजधानी कहाँ थी? तो तक्षशिला थी। और वत्स की राजधानी कौशाम्बी हो जाएगी। वत्स की राजधानी कहाँ थी? कौशाम्बी हो जाएगी। इस प्रकार इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ए इसका सही उत्तर है। सही सुमेल इस प्रकार है। यहाँ पे सुमेल भी दिया गया है। एक तरफ महाजनपद दिए गए हैं और दूसरी तरफ महाजनपदों की राजधानी दी गई है। मल की राजधानी कुशीनारा या कुशीनगर थी। मल की राजधानी कुशीनारा या कुशीनगर थी। अंग की राजधानी चंपा थी। गांधार की राजधानी तक्षशिला थी। वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। वत्स की राजधानी कहाँ थी? तो कौशाम्बी थी। नेक्स्ट है विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? यानी कि जो यह वैशाली था विश्व का पहला गणतंत्र यहाँ पे पूछ रहा है कि पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो लिच्छवी ने ही पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया था। किसके द्वारा किया गया था? लिच्छवी के द्वारा किया गया था। छठी सदी ईसा पूर्व में विश्व की प्रथम में गणतंत्रात्मक व्यवस्था वैशाली में थी। वस्तुतः छठी सदी में जहां महाजनपदों में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, वहीं वज्जी तथा मल्ल नामक के दो राज्यों में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था प्रचलित थी। वज्जी जो था यह 8 राज्यों का एक संघ था, जिसमें वैशाली के लिच्छवी सर्वाधिक शक्तिशाली थे। नेक्स्ट है ईसा पूर्व में छठी सदी में विश्व की प्रथम में गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो जो यह विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी यह वैशाली में स्थापित की गई थी। कहाँ पे की गई थी? वैशाली में स्थापित की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी? तो लिच्छियों के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है कि मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो जो मगध की प्रारंभिक राजधानी थी वह राजगिरी या गिरिवृष थी। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन थी? तो राजगिरी या गिरिवृष थी। पुराणों के अनुसार किसके अनुसार? पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहद्रथ वंश था। इस वंश के पहले राजा बृहद्रथ का पुत्र जरासंध था। कौन था? इसका पहला राजा बृहद्रथ था और उसका पुत्र जरासंध था, जिसने राजगिरी या गिरिव्रज को अपनी राजधानी बनाई। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रथम प्रतापी शासक बिम्बिसार था। यह किस ग्रंथ के अनुसार बताया गया है? तो बौद्ध ग्रंथ के अनुसार ही बताया गया है।
यह हर्यक वंश से संबंधित था। बिंबिसार किस वंश से संबंधित था? यह हर्यक वंश से संबंधित था। इसकी मृत्यु 492 ईसा पूर्व में हुई। इसके पश्चात अजातशत्रु मगध का शासक हुआ। बिंबिसार के बाद ही मगध का शासक कौन हुआ? तो अजातशत्रु इसका पुत्र था। अजातशत्रु के पुत्र उदयन या उदाइन उदाइन ने अपनी राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। नेक्स्ट है प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो जो मगध की प्रथम राजधानी थी वह राजगिरी या गिरिवृष थी। इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है अजात शत्रु के वंश का नाम क्या था? यानी कि जो अजात शत्रु था यह किस वंश से संबंधित है? तो यह हर्यक वंश से संबंधित है। किससे संबंधित है? हर्यक वंश से संबंधित है और यह बिंबिसार का पुत्र था। किसका पुत्र था? बिंबिसार का पुत्र था। मगध का शासक है अजातशत्रु का जो शासन काल था वह 492 से लेकर 460 ईसा पूर्व तक रहा था। मगध का शासक है अजातशत्रु अपने पिता एवं हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार की हत्या करे राजगद्दी पर बैठा। जो यह अजातशत्रु था अपने ही पिता की हत्या करके राजगद्दी पर बैठा था। और ये जो अजातशत्रु था इसकी हत्या भी इसके पुत्र उदयन यानी कि उदाइन और ये कौशाम्बी के वत्स राजा उदयन से भिन्न ने कर दी थी। यानी कि एक राजा है उदयन जो यह कौशाम्बी के वत्स राजा है और एक है यहाँ पे आप उदाइन ही इसे कह सकते हैं। बहुत सारे बुक में उदाइन देखने को मिलता है। तो जो उदाइन था उदाइन ने ही अजातशत्रु की हत्या करके गद्दी पर प्राप्त किया था। इसी वजह से जो हर्यक वंश है इस वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है, क्योंकि जितने सारे राजा हुए हैं इसमें अपने पिता की हत्या करके ही शासक हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। जो 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है वह कहाँ पे है? तो अंगुतर निकाय में। किसमें? अंगुतर निकाय है। और जो यह अंगुतर निकाय है यह किससे धर्म से संबंधित ग्रंथ है? तो यह बौद्ध ग्रंथ है। यह कौन सा ग्रंथ है? बौद्ध ग्रंथ है। और इस 16 महाजनपदों की एक और ग्रंथ है उसमें भी इसका सूची उपलब्ध है और वह है भगवती सूत्र है। और वह भगवती सूत्र जो है वह जैन ग्रंथ है। बौद्ध ग्रंथ है अंगुतर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। और ये कौन कौन से है? तो अंग है मगध, काशी, कौशल, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स्य, कुरु, पंचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, अवंती, गंधार एवं कंबोज। ये सब क्या है? तो यह 16 महाजनपद थे। इन सभी महाजनपदों में एकमात्र महाजनपद अस्मक जो महाजनपद था यह दक्षिण भारत में स्थित है। ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद कौन था? तो यह अस्मक था। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों की सूची मिलती है, किंतु वहाँ इन 16 महाजनपदों के नामों में कुछ भिन्नता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रदोत एक कहाँ का राजा था? यानी कि इसका पूरा नाम क्या है? चंद प्रदोत। जो यह चंद प्रदोत था यह अवंती का शासक था। कहाँ का राजा था? यह अवंती का राजा था। महात्मा बुद्ध के समय अवंती का राजा चंड प्रदोत था। इसकी पुत्री वासवदता से वत्स नरेश से उदयन ने विवाह किया था। यानी कि चंद प्रदोत की पुत्री का नाम क्या था? तो वासवदता। और उसका विवाह किससे हुआ था? तो उदयन से इसका विवाह था, जिसका उल्लेख भास रचित स्वप्न वासवदता नामक नाटक में है। मुख्य रूप से आधुनिक के मालवा ही प्राचीन काल का अवंती था। यानी कि जो आधुनिक के मालवा है यही प्राचीन काल में अवंती था, जिसके दो भाग थे। अवंती के कितने भाग थे? तो दो भाग थे। एक था उत्तरी अवंती और दूसरा था दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी थी। उत्तरी अवंती की राजधानी कहाँ थी? तो उज्जैनी थी। तथा दक्षिणी अवंती की राजधानी माहिष्मति थे। दक्षिणी अवंती की राजधानी कहाँ थी? तो माहिष्मति थी। नेक्स्ट है मगध शासक है बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? तो जो बिंबिसार के चिकित्सक की बात की जाए तो इनका चिकित्सक जीवक था। कौन था? जीवक था। मगध शासक है बिंबिसार का चिकित्सक है जीवक था। बिंबिसार ने उसे अवंती नरेश से चंद प्रदोत के इलाज के लिए भेजा था। यानी कि जो यह जीवक था किसके इलाज के लिए गया था? तो चंद प्रदोत के इलाज के लिए गया था। नेक्स्ट है कि नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो नंद वंश के बाद मौर्य राजवंश ने शासन किया था। और मौर्य वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। और जो नंद वंश का अंतिम शासक था धनानंद की हत्या भी चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। मगध के नंद वंश की स्थापना शिशुनाग वंश का अंत करके की गई थी। नंद वंश में कुल 9 राजा हुए। इसमें कुल कितने राजा हुए थे? तो 9 राजा हुए थे। नंद वंश के अंतिम काल में जनता से बलपूर्वक धन वसूलने तथा छोटी छोटी वस्तुओं पर भारी कर लगाने के कारण जनता शासकों के
विरुद्ध हो गई और चारों ओर घृणा और एवं असंतोष का वातावरण व्याप्त हो गया। इसी का लाभ उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के सहयोग से धनानंद की हत्या कर नंद वंश का अंत कर दिया। इस प्रकार नंद वंश के तत्काल पश्चात मगध पर मौर्य वंश का शासन स्थापित हुआ। उसके उपरांत शुंग 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 वंश, कर्ण वंश, गुप्त आदि ने शासन किया। प्रश्न अनुसार निकटतम में सही उत्तर क्या है? तो विकल्प ए यानी कि मौर्य वंश ने शासन किया था। नेक्स्ट है कि कलिंग नरेश से खारवेल कौन है? तो कलिंग नरेश से खारवेल का संबंध था, यानी कि यह किस वंश से संबंधित है? यह जो था यह चेदी वंश से भी संबंधित था और ये चेदी वंश को महामेघवाहन वंश के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे उत्तर 2 हो जाएगा, इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसका उत्तर क्या होगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। कलिंग के चेदी राजवंश का संस्थापक महामेघवाहन नामक एक व्यक्ति था, यानी कि चेदी राजवंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो महामेघवाहन नामक एक व्यक्ति के द्वारा की गई थी। अतः इस वंश का नाम है महामेघवाहन वंश भी पड़ गया। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक एक खारवेल था। कौन था? चेदी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक एक खारवेल हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजा खारवेल का नाम जुड़ा है, यानी कि इन लेखों में से किससे राजा खारवेल का नाम जुड़ा है? तो जो हाथी गुफा लेकर इसके साथ राजा खारवेल का नाम जुड़ा है। कलिंग का चेदी शासक एक खारवेल, जो खारवेल था यह प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था। ओडिशा राज्य के भुवनेश्वर में स्थित उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुफा से उसका एक बीना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। इसमें खारवेल के बचपन शिक्षा, राज्याभिषेक तथा राजा होने के बाद से 13 वर्षों तक के शासनकाल की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण दिया हुआ है। यह अभिलेख खारवेल का इतिहास से जानने का मुख्य स्रोत है। नेक्स्ट है बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरथ गिरी किसके द्वारा विजित की गई थी? तो जो यह बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरथ गिरी है, इसको किसके द्वारा विजिट किया गया था? तो इसे खारवेल ने विजिट किया था। किसने विजिट किया था? तो खारवेल के द्वारा गोरथ गिरी को विजिट किया गया था। चेदी वंश के शासक खारवेल ने बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरथ गिरी को विजित किया। खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख चेदी वंश या महामेघवाहन वंश के महान शासक खारवेल से संबंधित है। इस अभिलेख में पहली बार महाराजा शब्द का उल्लेख मिलता है। ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहली बार किस अभिलेख में महाराजा शब्द का उल्लेख मिलता है? तो हाथी गुफा अभिलेख में सबसे पहली बार महाराजा शब्द का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है कि अंग जनपद की राजधानी थी। तो जो अंग जनपद की राजधानी थी चंपा थी। कहाँ पे थी अंग जनपद की राजधानी? तो चंपा थी। दक्षिणी बिहार के वर्तमान में यह कहाँ पे पड़ता है? तो यह भागलपुर तथा मुंगेर के जिले अंग महाजनपद के अंतर्गत है। यह किसके अंतर्गत है? तो अंग महाजनपद के अंतर्गत है। इसकी राजधानी चंपा थी। अंग की राजधानी कहाँ थी? तो चंपा थी। महाभारत और पुराणों में चंपा का प्राचीन नाम मालिनी प्राप्त होता है। दिग निकाय के अनुसार इस नगर के निर्माण की योजना वास्तुकार महागोविंद ने बनाई थी। किसके द्वारा बनाई गई थी? तो महागोविंद के द्वारा बनाई गई थी। उसके बाद ये अगला लेसन है यूनानी आक्रमण। अगला लेसन का नाम क्या है? यूनानी आक्रमण, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो जो यह धनानंद सिकंदर महान के समकालीन था। नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था। जो यह धनानंद था किस वंश का अंतिम शासक था? तो यह नंद वंश का अंतिम शासक था। जो सिकंदर का समकालीन था उसे यूनानी लेखकों ने अग्रमीज कहा है। जेनोफोन उसे बहुत ही धनाढ़ व्यक्ति बताता है। भद्रसाल उसका सेनापति था। जो यह भद्रसाल था किसका सेनापति था? तो यह धनानंद का सेनापति था। नेक्स्ट लेसन है मौर्य साम्राज्य। इसमें यहाँ से भी बहुत ही सारे क्वेश्चन बने हैं बीपीएससी के द्वारा। तो जिसमें सबसे पहला प्रश्न है सेंड्रोकोट से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की है? जो यह नाम है सेंड्रोकोट से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान जो है वह विलियम जोन्स के द्वारा की गई है। किसके द्वारा की गई है? विलियम जोन्स के द्वारा की गई है। विलियम जोन्स से पहले विद्वान थे जिन्होंने सेंड्रोकोटस की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की। एपियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस के रूप में, जबकि जस्टिन एस्ट्रोबो तथा एरियन ने सेंड्रोकोटस के रूप में वर्णित किया है। प्लूटार्क तथा जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है।
नेक्स्ट है कि भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? तो भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना जो थी वह चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। चंद्रगुप्त मौर्य की गणना भारत के महान शासकों में होती है। वह मौर्य साम्राज्य का प्रथम सम्राट था। वह ऐसा पहला सम्राट था जिसने बृहत्तर भाग पर अपना शासन स्थापित किया और जिसका विस्तार ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य से बड़ा था। उसके साम्राज्य की सीमा ईरान से मिलती थी, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य की जो साम्राज्य थी उसकी सीमा ईरान से मिलती थी। उसने ही भारत को सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से एक बद किया। नेक्स्ट है मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। इसका समय यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन काल था वह 321 ईसा पूर्व से लेकर 184 ईसा पूर्व तक था। इसके बाद एक कुषाण वंश गुप्त राजवंश और वर्धन राजवंश ने प्राचीन भारत पर शासन किया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा यानी कि दक्षिण भारत या दक्कन की विजय प्राप्त की गई थी। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत यानी कि दक्कन की विजय प्राप्त की थी। इस संदर्भ में अशोक के अभिलेख को जैन एवं तमिल साक्ष्यों से जानकारी प्राप्त होती है। दक्षिण भारत के अनेक स्थलों से अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, किंतु अशोक ने एकमात्र कलिंग विजय ही की थी। अतः ऐसी स्थिति में दक्षिण में विजय का श्रेय हमें चंद्रगुप्त मौर्य को ही देना पड़ेगा, क्योंकि बिंदुसार की विजय अत्यंत संदिग्ध है एवं इतिहास में उसे एक विजेता के रूप में स्मरण नहीं किया जाता है। जैन एवं तमिल साक्ष्यों में भी चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय की पुष्टि करते हैं। नेक्स्ट है कि जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है तो जो विशाख दत्त की पुस्तक का नाम क्या है? तो मुद्रा राक्षस। और मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया है और यह मुद्रा राक्षस किसकी पुस्तक है? तो विशाख दत्त की पुस्तक है। विशाख दत्त की कृति है मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त को महापद्म नंद अन्य नाम में यानी कि नंद का पुत्र माना गया है। यह जो पुस्तक है मुद्रा राक्षस, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को महापद्म नंद या नंद का पुत्र माना गया है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को ब्रिसल तथा कुलहीन भी कहा गया है। 18वीं शताब्दी ईस्वी में धुंधी राज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी। नेक्स्ट है मेगा अस्तनुज दूत था। जो मेगा अस्तनीज था यह किसका दूत था? तो यह सेल्यूकस निकेटर का दूत था। जो मेगा अस्तनीज था यह सेल्यूकस निकेटर का दूत था। मेगा अस्तनीज सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था। यह जो मेगा अस्तनीज था यह कहाँ से आया था? यह यूनान से आया था, यानी कि यूनानी राजदूत था। इसके पूर्व वह आराकोसिया के क्षत्रप के राज दरबार में सेल्यूकस का राजदूत रह चुका था। नेक्स्ट है कि मेगा अस्तनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? तो जो मेगा अस्तनीज है वह भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया है। मेगा अस्तनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका किसकी पुस्तक है? तो यह मेगा अस्तनीज की पुस्तक है। मेगा अस्तनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को सात श्रेणियों में विभाजित किया है। और वह 7 श्रेणी कौन कौन सी? तो दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, शिल्पकार और व्यवसायी और 5वां जो था यह योद्धा, 6ठा निरीक्षक और 7वां मंत्री एवं उपदेशक। मेगा अस्तनीज भारतीय समाज में दास प्रथा के प्रचलित होने का उल्लेख नहीं करता है। क्या करता है? नहीं करता है, यानी कि इसके द्वारा दास प्रथा का उल्लेख नहीं किया गया है। मौर्य काल में कोई भी व्यक्ति ना तो अपनी जाति से बाहर विवाह कर सकता था और ना ही उससे भिन्न पेशा अपना सकता था। नेक्स्ट है कि वह स्रोत है जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। तो इंडिका जो पुस्तक है मेगा अस्तनीज की, उसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन किया गया है। पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन मेगा अस्तनीज की इंडिका में प्राप्त होता है। मेगा अस्तनीज ने पाटलिपुत्र के नगर परिषद की पांच सदस्यों वाली 6 समितियों का उल्लेख किया है। वह नगर के पदाधिकारियों को एस्ट्रोनोमोई कहता है। जो यह है क्या बोलते हैं कि मेगा अस्तनीज है यह नगर के पदाधिकारियों को क्या कहता है? तो एस्ट्रोनोमोई कहता है।
नेक्स्ट है कि सूची ए को सूची 2 के साथ सुमेल करना है। एक तरफ से घटना या स्थान दिए गए हैं और दूसरी तरफ से उससे संबंधित व्यक्ति दिए गए हैं। तो अगर बात किया जाए चोल गंगम झील का संबंध किससे हो जाएगा? तो इसका संबंध राजेंद्र प्रथम से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? राजेंद्र प्रथम से इसका संबंध हो जाएगा। धर्म धर्म महामात्र की नियुक्ति अशोक के द्वारा की गई थी। धर्म महामात्र की नियुक्ति कौन किया था? तो अशोक ने किया था। पर्याय की सभा का संबंध है हर से वर्धन से। किससे? हर से वर्धन से इसका संबंध है। और सुदर्शन झील का संबंध किससे हो जाएगा? तो इसका संबंध चंद्रगुप्त मौर्य से हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। सही सुमेल इस प्रकार है, यहाँ पे सुमेल किया गया है। चोल गंगम झील का संबंध है राजेंद्र प्रथम से। किससे? चोल गंगम झील का संबंध है राजेंद्र प्रथम से। और यह जो क्वेश्चन है 71 बीटीएससी में पूछा गया है। धर्म महामात्र की नियुक्ति अशोक ने की थी। किसके द्वारा की गई थी? अशोक के द्वारा की गई थी। प्रयाग सभा का संबंध हर्ष वर्धन से है। और सुदर्शन झील का निर्माण जो था यह चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कि अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। तो वह कौन सा अभिलेख है? तो रुद्र दामन का जूनागढ़ शिलालेख से यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत पर भी था। 150 ईस्वी के रुद्र दामन प्रथम के जूनागढ़ शिलालेख से यह ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र स्थित प्रांतीय राज्यपाल पुष्यगुप्त ने वहां सुदर्शन झील बनवाई थी। और बाद में अशोक के गवर्नर यवन राज्य तुषास्प ने इस जलाशय के साथ नहरें बनाई। इस प्रांत को आनर्त तथा सुराष्ट्र कहा गया। इस प्रांत को क्या कहा गया है? तो आनर्त तथा सुराष्ट्र कहा गया है। इससे पश्चिम भारत पर चंद्रगुप्त मौर्य के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है। नेक्स्ट है किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है? किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन किया गया है? तो जो अशोक का 13वां अभिलेख है या बृहत शिलालेख है उसमें कलिंग विजय का वर्णन किया गया है, लेकिन इन चारों ऑप्शनों में नहीं दिया गया है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं इसका सही उत्तर हो जाएगा। अशोक की कलिंग विजय का उल्लेख अशोक के 13वें बृहत शिलालेख से प्राप्त होता है। हाथी गुफा अभिलेख चेदी राजा खारवेल की आत्मकथात्मक प्रस्तुति है। यानी कि जो हाथी गुफा अभिलेख है वह किस शासक से संबंधित है? तो उसका संबंध खारवेल से हो जाएगा। यह गुफा भुवनेश्वर के पास उदयगिरी पहाड़ी पर स्थित है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो जो यह श्रीलंका था यह अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। अशोक के द्वितीय शिलालेख से स्पष्ट होता है कि भारत में अशोक का अधिकार चोले, पांड्य, सत्यपुते, केरलपुते एवं ताम्रपर्णी यानी कि श्रीलंका को छोड़कर सर्वत्र था। यानी कि ये जो थे राज्य चोल हो गया, पांड्य, सत्यपुते, केरलपुते और श्रीलंका को छोड़कर सर्वत्र था। इन राज्यों को इन राज्यों को पर्यंत या सीमावर्ती राज्य कहा गया है। नेक्स्ट है कि केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। तो जो भाब्रू स्तंभ लेख है इसमें स्वयं अशोक ने मगध का सम्राट बताया। किस स्तंभ लेख में? तो भाब्रू स्तंभ लेख में। भाब्रू यानी कि बैराटे शिलालेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। प्रियदर्शी लाजा मागधे संघे अभिवादेन्तु न आहा अपाबा धातन निच। यही अभिलेख अशोक के बौद्ध धर्मावलंबी प्रमाणित करता है। यानी कि जो भाब्रू शिलालेख है इससे ही प्रमाणित होता है कि जो अशोक था वह बौद्ध धर्म अनुयायी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? जो अशोक ने धम्म दिया था, धम्म नीति का मूल संदेश क्या है? तो इसमें शांति एवं अहिंसा की भी बात की गई है, धार्मिक सहनशीलता की भी बात की गई है और बड़ों का सम्मान करने को भी कहा गया है। तो इसका उत्तर की बात किया जाए तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसका उत्तर क्या हुआ? उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही उत्तर हो जाएगा। अशोक के धर्म एक नैतिक संहिता है। कैसी संहिता है? नैतिक संहिता थी। अशोक अपने दूसरे और सातवें स्तंभ के माध्यम से यह संदेश देता है, अपा सीनवे बहुकानी दया दाने सचे सोचवे माधवे साधवे च। अर्थात कम पाप करना, कल्याण करना, दया दान करना, सत्य बोलना, पवित्रता से रहना, स्वभाव में मधुरता तथा साधुता बनाए रखना। इस प्रकार अशोक के धम्म के मूल संदेश में शांति और अहिंसा, बड़ों का सम्मान तथा धार्मिक सहनशीलता निहित है। अतः सही उत्तर विकल्प ई होगा। यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट है कि अपने शिलालेखों में अशोक समानतः किस नाम से जाने जाते हैं? तो जो अशोक है ये अपने शिलालेखों में प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है। अशोक के अधिकांश अभिलेखों में इसे देवनाम पिये या देवनाम पियदर्शी देवताओं का प्रिय अथवा देखने में सुंदर देवनाम प्रियदर्शी तथा राजा आदि की उपाधियों से संबोधित किया गया है। पुराणों में उसे अशोक वर्धन पर पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है? तो पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। नेक्स्ट है अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा यानी कि इसका जो शिलालेख है अशोक का उसमें कौन सी भाषा प्रयुक्त की गई है? तो प्राकृत भाषा है। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त प्राकृत भाषा है। अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उसके शिलालेखों से ही ज्ञात होता है। किससे ज्ञात होता है? उसके शिलालेखों से ही ज्ञात होता है। उसके अभिलेखों का विभाजन तीन वर्गों में किया जा सकता है। कितने वर्गों में किया जा सकता है? तो 3 वर्गों में किया जा सकता है। पहला है शिलालेख, दूसरा है अष्टांगलेख एवं तीसरा है गुहालेख। शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है जो आठ भिन्न-भिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। और ये कौन-कौन सा स्थान है? तो पहला है शाहबाजगढ़ी, दूसरा है मानसेरा, तीसरा है कालसी, चौथा है गिरनार जो गुजरात में है, पांचवा है धौली, छठा है जौगढ़, सातवां है एरगुड़ी तथा आठवां है सोपारा। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। केवल 2 अभिलेखों शाहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा की लिपि ब्राह्मी ना होकर खरोष्टी लिपि है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो शाहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा अभिलेख है वह किस लिपि में लिखी गई है? तो वह खरोष्टी लिपि में लिखी गई है। नेक्स्ट है तक्षशिला से अरमाइक लिपि में लिखा गया एक भग्न अभिलेख है। सरेकुना नामक स्थान से यूनानी तथा आरेमाइक लिपियों में लिखा गया द्विभाषी यूनानी एवं सीरिया भाषा अभिलेख है तथा लग्मान नामक स्थान से अरमाइक लिपि में लिखा गया अशोक का अभिलेख प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है अशोक के स्तंभ पर कौन सी लिपि लिखी गई थी? जो अशोक का स्तंभ था उस पे कौन सी लिपि लिखी गई थी? तो उस पे ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। कौन सी लिपि लिखी गई थी? तो ब्राह्मी लिपि लिखी गई थी। नेक्स्ट है प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी लिपि थी जो दाई से बाई ओर लिखी जाती थी? तो जो खरोष्टी लिपि है वह दाई से बाई ओर लिखी जाती है। दाई से बाई ओर खरोष्टी लिपि को लिखा जाता है। प्राचीन भारत में खरोष्टी लिपि कौन सी लिपि? तो यह खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। इसे पढ़ने का श्रेय प्रिंसेप जो 1835 में पढ़ा था, उसके बाद ग्रोटेफेंड 1836, लेसेन 1838 से आदि विद्वानों का है। यह मुख्यतः उत्तर पश्चिम भारत की लिपि थी। यानी कि जो खरोष्टी लिपि को सबसे पहले पढ़ा था वह किसने था? तो उसका श्रेय किससे जाता है? तो प्रिंसेप को जाता है और यह 1835 से ईस्वी में पढ़ा था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो खरोष्टी लिपि थी उसे दाएं से बाएं लिखा जाता था। अशोक के अभिलेखों को पहली बार इनके द्वारा पढ़ा गया, यानी कि किसके द्वारा अशोक के अभिलेखों को पहली बार पढ़ा गया था? तो जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पहली बार अशोक के अभिलेखों को पढ़ा गया था। अशोक के अभिलेखों यानी कि ब्राह्मी लिपि को पहली बार पढ़ने का श्रेय जेम्स प्रिंसेप को है। उन्होंने 1837 ईस्वी में अशोक के दिल्ली टोपरा अभिलेख को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। नेक्स्ट है ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो जो ब्राह्मी लिपि थी उसे सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था। और कब पढ़ा गया था? तो 1837 ईस्वी में पढ़ा गया था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जेम्स प्रिंसेप इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा पाटलिपुत्र को अपनी सबसे पहले राजधानी बनाई गई थी। यहाँ पे अगर उदयन रहता तो उदयन इसका सही उत्तर होता, लेकिन ऑप्शन में उदयन नहीं दिया गया है। वस्तुतः पाटलिपुत्र की स्थापना गंगा एवं सोन नदी के संगम पर हर्य के वंशी शासक उदयन, यहाँ पे उदयन नहीं होना चाहिए, यहाँ पे अजात शत्रु होना चाहिए। अजात शत्रु ने की थी एवं अपनी राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। जो राजधानी थी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी, तो यह स्थानांतरित किया था उदयन के द्वारा। और ये जो पाटलिपुत्र था उसकी स्थापना या नींव अजात शत्रु के द्वारा रखी गई थी। और राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किसने किया था? तो उदयन ने किया था। किंतु विकल्प में उदयन नहीं है, अतः चंद्रगुप्त मौर्य सही उत्तर है। नेक्स्ट है मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक की बात की जाए तो इसका अंतिम में शासक कौन हो जाएगा? बृहद्रथ इसका अंतिम शासक था। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था।
अंतिम में मौर्य शासक है बृहद्रथ। अंतिम में मौर्य शासक कौन था? तो बृहद्रथ। बृहद्रथ की हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 184 ईसा पूर्व में की गई। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। मौर्य वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य की गणना भारत के महान शासकों में होती है। वह ऐसा सम्राट था जिसने बृहत्तर बृहत्तर भारत पर अपना शासन स्थापित किया। नेक्स्ट है कि अंतिम में मौर्य सम्राट था। अंतिम में मौर्य सम्राट कौन था? तो यह बृहद्रथ था। कौन था? बृहद्रथ अंतिम में मौर्य सम्राट था। नेक्स्ट है कि अशोक की नीति आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित था। इसे तथ्य में किसने विश्वास किया? यानी कि यह कथन किसके द्वारा कहा गया कि अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित था। यह जो कथन है यह रोमिला थापर के द्वारा कहा गया है। किसके द्वारा? रोमिला थापर के द्वारा कहा गया है। प्रसिद्ध इतिहासकार रोमिला थापर का यह मत है कि अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। नेक्स्ट है कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। तो मौर्य काल में दो तक्षशिला था वह शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। वैशाली वर्तमान में बिहार का एक जिला है। जो वैशाली है यह कहाँ पे है? तो यह बिहार में स्थित है। प्राचीन काल में वैशाली बुद्ध एवं जैन धर्म से जुड़ा रहा। यह छठी शताब्दी ईसा पूर्व में वज्जी संघ के अंतर्गत एक प्रमुख गणराज्य था। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ था। नालंदा नालंदा जो था यह बौद्ध शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। सर्वप्रथम यहाँ बौद्ध विहार की स्थापना गुप्त काल में कराई गई थी। तक्षशिला मौर्य काल में हिंदू एवं बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। यहाँ विश्व भर में लोग पढ़ने आते थे। उसके बाद ही अगला लेसन है मौर्योत्तर काल। अगला लेसन का नाम क्या है? मौर्योत्तर काल अगला लेसन है। यहाँ पे पूछ रहा है कि प्राचीन भारत के निम्नलिखित राजवंशों पर विचार करें, यानी कि इसे सही कालानुक्रमिक के रूप में सजाना, यानी कि सही काल में सजाना है कि कौन पहले आया था। तो सबसे पहली बात की जाए तो मौर्यों के द्वारा शासन किया गया था। तो सबसे पहला हो जाएगा मौर्य के बाद आए थे शुंग आए थे। शुंगों के बाद आए थे कौरनों के बाद आए थे कुषाण। यानी कि इसका सही उत्तर की बात की जाए तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 1 4 3, यानी कि ए नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। विद्वान ने मौर्य साम्राज्य की अवधि लगभग 321 से ईसा पूर्व से लेकर 184 ईसा पूर्व में मानते हैं। शुंग राजवंश के काल की अवधि लगभग 184 ईसा पूर्व से लेकर 73 ईसा पूर्व में मानी जाती है। कर्ण राजवंश की अवधि लगभग 73 ईसा पूर्व से 28 ईसा पूर्व है। कुषाण साम्राज्य को ईस्वी की पहली से तीसरी शताब्दी के मध्य माना गया है। अतः विकल्पगत प्राचीन भारत के राजवंशों का सही कालानुक्रम इस प्रकार है, यानी कि मौर्य के बाद शुंग के बाद कर्ण के बाद कुषाण है। नेक्स्ट है कि ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। तो बिहार के राजाओं का संपर्क जावा सुमात्रा से था। कहाँ से? जावा सुमात्रा से इन शासकों का संबंध था। पाल वंशी शासक देवपाल था यह बौद्ध मतानुयायी था। लेखों में उसे परम सौगात कहा गया है। इन्होंने जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर उनसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिया था।